सो ये निमिषा मैम की पेड बैच की क्लोज टेस्ट की पीडीएफ है. तो लेट्स रीड द डायरेक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप होगा वो हमें डायरेक्शंस को रीड करना है. द पैसेज गिवन बिलो कंटेन सम ब्लैंक्स वेयर इन द वर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट इज सुटेबल फॉर ईच ब्लैंक एंड मार्क दैट एज योर आंसर. सो क्लोज टेस्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसे मैं सॉल्व करती हूँ समझने का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा चल रहा है, उस हिसाब से हमें वो वर्ड चूज करना होगा. जैसे अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा वो प्रेजेंट में ही होगा. पास्ट है में चल रहा है तो वर्ड में ईडी डेफिनेटली लगेगा. तो ऑप्शंस में से वो ऐसे थोड़ा एलिमिनेट हो सकता है टेंस के बेसिस पे. सेकंड, ग्रामर के बेसिस पे भी हो सकता है. एंड थर्ड, वोकैब, मीनिंग, टोन, कि मतलब पैसेज का टोन कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे पैसेज हम पढ़ रहे हैं एंड हमें समझ में आ रहा है कि जो उसकी टोन है वो नेगेटिव है, सैड है, एंड कभी कभी वो पॉजिटिव है, इंस्पायरिंग है, मोटिवेशन दे रहा है वो पैसेज में. तो वर्ड्स में क्या होता है कि हम एलिमिनेट कर पाते हैं. बाई चांस कभी कभी 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी 4 ऑप्शन से टोटली डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल पैसेज हमारा नेगेटिव है तो वो 4 ऑप्शन नेगेटिव में है, वो 4 ऑप्शन पॉजिटिव में है, एंड द 5th वन इज इन सेम पैसेज के तरीके से है, वो भी नेगेटिव में है. तो हम ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव वालों को एलिमिनेट कर लेंगे एंड नेगेटिव वालों को चूज कर लेंगे. तो मतलब इन 3 तरीकों से वो चीज़ें हो सकती हैं. तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अ रीसेंट स्टडी ऑन अर्बनाइजेशन reveals a significant shift in dynamics of global cities, highlighting a growing dash between wealthy elite and impoverished masses. तो इतना पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि एक कोई रीसेंट स्टडी है जिसने अर्बनाइजेशन पे स्टडी की गई है, जिसने रिवील किया है सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट एक शिफ्ट इन डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबल सिटीज़. ग्लोबल सिटीज़ का जो डायनेमिक्स है, जिस तरीके से सिटीज़ में चेंजेस हुए हैं, वो हाईलाइट कर रहा है कि जो ग्रोइंग डैश बिटवीन वेल्दी एलीट एंड द इम्पावरिश्ड मासेस. मतलब एक हमने वेल्दी पीपल की बात की है कि बहुत अमीर लोग हैं, दूसरा इम्पावरिश्ड मतलब जिनको खाना नहीं मिल रहा है, गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. तो उनके बीच में जो ग्रोइंग है, ग्रोइंग क्या होगा, अब हम जनरली सोचें तो गैप बढ़ रहा है. अगर हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ऑल सब देख रहे हैं, तो वो गैप ऑब्वियसली बढ़ रहा है, कम नहीं हो पा रहा है. तो ग्रोइंग गैप एक हम अपने आप से माइंड में वर्ड ले आ सकते हैं कि हाँ गैप बढ़ रहा है. तो अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो ये है हमारे ऑप्शंस: अडियरेंस, पोलैरिटी, कोहेरेंस, सॉलिडेरिटी एंड रेक्टिफिकेशन. तो ये हमारे ऑप्शंस हैं. तो अगर ये सारे मतलब कि नाउन ही है, एडियरेंस, पोलैरिटी, कोहेरेंस, सॉलिडेरिटी, रेक्टिफिकेशन, ये सब इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो ग्रामर है, वो नाउन है. तो ना हमारा टेंस का हो पाया, ना ही ग्रामर हुआ. अब बचा वोकैब. अब वोकैब का जब केस आता है तो उसमें हमें इन सब की मीनिंग्स पता होनी चाहिए. मीनिंग पता होगी तो अब फॉर एग्जांपल हमें मीनिंग नहीं पता है तो अब ये तो टोटली डिपेंड करता है हमारे लक पे कि अगर मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं. तो अब हम इसमें देखें तो अडियरेंस एक जो कि नाउन है, इसका मतलब है पालन करना. जैसे कोई रूल्स आए या कुछ रेगुलेशन आए तो उसके साथ उसको अडियर करना, मतलब उसके साथ उसको पालन करते रहना. अब सेकेंड इज पोलैरिटी. तो पोलैरिटी मीन्स मतलब जैसे अगर इसकी लिटरल मीनिंग लेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग पोल्स और बीइंग पोलर, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें दोनों 2 अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन हो या फिर टेंडेंसी हो कि मतलब एक ओपिनियन येस में है, एक ओपिनियन नो में है. तो मतलब एक काइंड ऑफ पोलर अपार्ट्स. फिर उसके बाद है कोहेरेंस, मतलब एक तरीके से अनुकूल होना,
क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल या कंसिस्टेंट, मतलब किसी भी सिचुएशन, कंडीशन या किसी भी प्रॉपर्टी के वो मतलब फेवर में होगा, उसके अनुकूल होगा। फिर सॉलिडारिटी, यूनिटी, एग्रीमेंट, एक तरीके से मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों के बीच में या किसी कॉन्सेप्ट में या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ में यूनिटी या एग्रीमेंट होगी। फिर रेक्टिफिकेशन तो मतलब बहुत ईजी है रेक्टिफाई करना, पुट समथिंग इनटू राइट पोजीशन, गलत से उसे सही में कर देना। तो ये है। तो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की, तो ग्रोइंग डैश बिटवीन वेल्दी एलीट एंड इम्पोवरिश्ड मासेस, तो इन माई ओपिनियन पोलैरिटी विल बी द आंसर, क्योंकि पोलैरिटी में क्या है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन दिखा रहा है, मतलब। और यहाँ पर भी हम दो अलग ओपिनियंस की बात हो रही है, लाइक एक अमीर और एक गरीब, वेल्दी एलीट एंड इम्पोवरिश्ड मासेस। तो फॉर मतलब मेरे हिसाब से पोलैरिटी विल बी द आंसर। एंड तो यहाँ पे टोटल केस हो गया वोकैब का। अब वोकैब अगर हमें पता होगी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हमेशा मिल जाता है कि उसमें वोकैब नहीं, आपका जनरल मतलब कॉमन सेंस या ग्रामर, टेंस लगा के काम हो जाता है। तो पोलैरिटी कैन बी द आंसर। लेट मी चेक अगर इसमें आंसर्स दिए हों, बट मुझे नहीं लग रहा है इसमें आंसर्स दिए होंगे, तो इसमें आंसर्स तो नहीं है, लेकिन मैम ने सॉल्व किया है नेक्स्ट उसमें, एंड मैम ने भी यही बोला है कि पोलैरिटी मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस एंड डिफरेंस होगा। एंड यहाँ पर भी जो ग्रोइंग हमारा डिफरेंस है इनके बीच का, वेल्दी एलीट एंड इम्पोवरिश्ड मासेस का, तो वही चीज़ हमें चाहिए कि इनके बीच का गैप, डिफरेंस, व्हाटएवर। तो यहाँ पर भी पोलैरिटी ही आंसर होगा, मैम ने भी पोलैरिटी ही बताया हुआ है। तो दिस वॉज बेस्ड ऑन वोकैब। Let's see if there is any other question which is not based on vocab that we can solve on the basis of tense or grammar. अब फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा क्वेश्चन करें जो कि हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे। तो जैसे कि एक ये है, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ ड्रामेटिकली ऑल्टर्ड द वे वी लिव एंड वर्क. Automation is becoming increasingly prevalent in various industries, leading to increased efficiency and productivity. तो यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी में जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं उन्होंने ड्रामेटिकली जिस तरीके से हम काम करते हैं या जिस तरीके से भी हम रह रहे हैं, द वे वी लिव एंड वर्क, उसको ड्रामेटिकली ऑल्टर किया है. ऑल्टर्ड मतलब चेंज किया है, उनमें इम्प्रूवमेंट्स या ऑल्टर मतलब यही नहीं होता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो या फिर उसमें कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वर्ड में ऑल्टर्ड आता है, लेकिन यहाँ पर एडवांसमेंट की बात हो रही है, तो इसीलिए उसने हमारे पूरे तरीके से हमारे रहने और काम करने के तरीके को चेंज करने को या फिर उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करी है. फिर ऑटोमेशन इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो अपने जितने भी वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ऑटोमेशन बहुत ही इंक्रीजिंगली मतलब प्रिवेलेंट मतलब बहुत ही आप उसे देख रहे हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल कर रही है. हर दूसरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आप देख सकते हो. तो लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. तो उन इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन की वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने का स्तर है, जो लोगों की एफिशिएंसी है, वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है. तो मतलब अभी तक जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, ऑटोमेशन सब पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव वे में सब कुछ चल रहा है. तो अभी तक का पैसेज इज़ इन पॉजिटिव टोन. नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ें तो दिस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स. अब यहाँ कंसर्न रेज हो रहे हैं. कंसर्न रेज का मतलब ये है कि अब यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव चीज़ शुरू हो गई. अभी तक हम पॉजिटिव में थे, अब हम नेगेटिव वे में आ चुके हैं, नेगेटिव टोन में आ चुके हैं. दिस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स एंड अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड नीड फॉर वर्क फोर्स रीट्रेनिंग. रीट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि एडवांसमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो उसको किस तरीके से मशीन्स को यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो उसके लिए कंसर्न्स तो होंगे और उनकी कुछ रीट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी क्योंकि किस तरीके से उसे यूज़ करना है वो हर वर्कर को नहीं पता होगा ना. तो वर्कफोर्स की रीट्रेनिंग ज़रूरी है, उसमें टाइम लगेगा
और क्या बोल रहे हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट, रोबोट्स आएंगे, मशीन्स आएंगी तो इंसान भी कम हो जाएंगे, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यार ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब हम ऑप्शंस पे जाएं। देयरफॉर, फर्दरमोर, हाउएवर, सिमिलरली, ये सब देयरफॉर गिव्स द सेंस ऑफ कंक्लूजन। देयरफॉर तो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एक नया पोर्शन शुरू हो रहा है कि मतलब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो है वो कंसर्न्स भी रेज कर रहा है, तो देयरफॉर तो नहीं होगा। देयरफॉर क्या होता है, किसी सेंटेंस को कंटिन्यू करता है कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा होगा। फर्दरमोर, फर्दरमोर कैन बी द आंसर। फर्दरमोर मतलब आपने कुछ चीज़ बताई और उसमें कुछ आप एडिशन कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, फर्दरमोर ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होगा और ऐसा हो सकता है। तो फर्दरमोर कैन बी द, हाउएवर कांट बी द आंसर। सिमिलरली, सिमिलैरिटी तो होगी ही नहीं, पहले पॉजिटिव टोन थी अब नेगेटिव टोन है, तो सिमिलैरिटी, सिमिलरली कैन नॉट बी द आंसर, देयरफॉर कांट बी द आंसर। फर्दरमोर एडिशन कर रहे हैं हम उस सेंटेंस में कि भाई टेक्नोलॉजी के वजह से भी कंसर्न्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिविटी ही नहीं है, नेगेटिव टोन भी है उसमें, तो इसीलिए फर्दरमोर। तो फर्दरमोर विल बी द आंसर। दिस इज हाउ यू डू क्लोज टेस्ट। फिर नेक्स्ट हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल नेक्स्ट उस पर चले तो इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स टू डैश न्यू स्किल्स एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ लेबर एंड मार्केट। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नई स्किल्स और जो चेंजिंग डिमांड ऑफ लेबर मार्केट है उसको अडेप्ट करें। तो मतलब टू के बाद हमें पता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब टू है यहाँ पे, सी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस इज डेफिनेटली श्योर, फॉर दिस आई एम डेफिनेटली श्योर। और ये कहाँ से, ये मैंने पढ़ा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ग्रामर के हैं, निमिषा मैम के, संतोष सर की है। तो 120 रूल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि टू इज ऑलवेज सक्सीडेड बाई वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो अब जो हमें ऑप्शन देखना है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा, वर्ब उस जो होगी या कुछ भी होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। टू, अक्वायर, लूज, इग्नोर, रिजेक्ट, ये तो सारे ही फर्स्ट फॉर्म में है। क्योंकि अगर जैसे अब यहाँ पे अक्वायर्स होता तो हम गलत मान लेते, अक्वायर ही होगा, लूज, इग्नोर एंड रिजेक्ट। अब अगर हम मीनिंग पे जाएं, इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स टू न्यू स्किल्स। अब न्यू स्किल को हम क्या करेंगे, हमें न्यू स्किल सीखनी है, जानना है न्यू स्किल के बारे में, तभी तो हम चेंजिंग डिमांड्स को अडेप्ट कर पाएंगे। तो न्यू स्किल अक्वायर की जा सकती है, लूज तो कर नहीं सकते हम, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं स्किल्स को, रिजेक्ट भी नहीं। तो लूज, इग्नोर, रिजेक्ट ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स and we need a positive word because we have to go for that new skill, we have to learn that new skill। तो हमें पॉजिटिव चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, कुछ आगे करना है, कुछ जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, दैट इज अक्वायर। तो अक्वायर विल बी द आंसर, टू अक्वायर न्यू स्किल्स। ऑब्वियसली न्यू स्किल्स को हम अक्वायर ही करेंगे, दैट्स कॉमन सेंस। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्लोज टेस्ट। अब मैं एक क्विज टाइप का दूंगी क्लोज टेस्ट का, सिर्फ मतलब चैप्टर टेस्ट टाइप का होगा वो, उसमें कुछ क्लोज टेस्ट के ही सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं देती हूँ, लेट्स सी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है क्लोज टेस्ट। पहला ही जो एक्सरसाइज 91 है मैं यही दूंगी, 8 मिनट्स का होगा ये, एंड उसमें उसके बाद उसके आंसर्स साथ में डिस्कस करेंगे। अब इस केस में जैसे हमको बी का चाहिए, ब्लैंक हमें बी फिल करना है, तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अ सिस्टम दैट डैश पीपल हु स्पीक इट टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। तो जो दैट है वो उसके जो प्रायर वर्ड रहता है उसके हिसाब से आगे का हम फिल करेंगे। तो दैट इज preceded by system, and system is a singular
सिंगुलर वर्ड, तो दैट के बाद जो वर्ड आएगा उसमें एस होना ज़रूरी होगा. जैसे इनेबल्स, एबल, क्वालिफाइज, अलाउ एंड मेक. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सिस्टम दैट enables can be the answer. enables people, able नहीं होगा, allow भी नहीं होगा, make भी नहीं, क्योंकि ये अपने verb के s वाले फॉर्म में नहीं है. तो enables and qualifies में से दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है. तो लेट्स सी कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सिस्टम दैट enables people who speak. System that qualifies people. First and foremost, a system that qualifies people who speak it to produce and understand linguistic expression. System that enables. तो मेरे हिसाब से enables यहाँ पे ज़्यादा appropriate आंसर होगा, क्योंकि सिस्टम क्वालिफाई करे लोगों को नहीं. उनको अगर कोई लैंग्वेज आ रही है तो वो ऑलरेडी उस लैंग्वेज में क्वालिफाइड है. तो मेरे हिसाब से enables होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है, For the options given below, choose the correct order of phrases that should be filled in position 1, 2, 3. तो हमारे पास 3 पोजीशन दी है, यहाँ पे हमें phrases भरना है. तो पहला है the dash is what linguistics aims to discover. Common sense point of view, nature of the system, knowing and learning. The common sense point of view is what. अब यहाँ पे common sense point of view is what linguistic aims to discover. The knowing and learning is what linguistic. But where do we look for this system? It is a dash that language exists in people's head. It is a common sense. अब यहाँ पे it is a common sense point of view that language exists in people head. तो सेकंड में हम A देंगे, सेकंड की जगह पे A होगा BAC. अब C ऑप्शन क्या है? That language exists in people. After all, we talk of dash languages. We talk of knowing and learning languages. हम लैंग्वेज को नो एंड लर्न करेंगे, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से we talk of knowing and learning. तो C यहाँ पे A and C, तो B ऑटोमेटिक ऊपर ही होगा. नेक्स्ट, which of the following word can fill the blank C? एक क्वेश्चन गलत हो गया गाइस. लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है. मेरे को लग रहा था यही आंसर होगा, बट मैंने प्लीज्ड लगा दिया. आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड फॉर दिस वन, बिकॉज मुझे प्लीज्ड एस्थेटिकल एंड कन्वीनिंग तो नहीं होगा. गुड एट ट्रिकिंग पीपल टू गेट समथिंग concerning or characterized by an appreciation of the beauty or taste. तो एक क्वेश्चन गलत था.